स्वागत समिति के सम्माननीय अध्यक्ष मेरे सहयोगी श्री वेद प्रकाश जी गोयल, इस यशोभूमि पर उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि देवियों और सज्जनों, मेरे मन के आनंद और संतोष का कोई पारावार नहीं इस सामने के दृश्य को देख करके। अपेक्षा तो थी, लेकिन चिंताएं भी साथ साथ थी। 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन इस नगरी में हो रहा है, जिसको स्वागत अध्यक्ष ने देश की प्रथम नगरी करके संबोधित किया। 1980 का स्मरण आता है। तब हम बिल्कुल समुद्र के तट पर थे, बांद्रा में थे, आज भी समुद्र के किनारे ही है। श्रीमान वाजपेयी जी के नेतृत्व में वह जो पहला अधिवेशन हुआ था, वह एक ऐसी पार्टी से निकले हुए टुकड़े का था जो पार्टी पराजित हो चुकी थी बुरी तरह से। कोई भूल नहीं सकता इस बात को कि जिस जनता पार्टी ने 1977 में नई दिल्ली में राजनीतिक परिवर्तन लाया और श्रीमती गांधी की सरकार को हटा करके श्री मुरारजी भाई देसाई की सरकार को पद पर विराजमान किया, वह जनता पार्टी चुनाव में पराजित हो गई 1980 के। जहां पहले 270 के करीब सीटें प्राप्त हुई थी, वहां हमको कुल मिलाकर के सारे देश में 31 सीटें प्राप्त हुई थी 1980 के चुनाव में। और उस टूटी फूटी भग्न जनता पार्टी का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के रूप में अलग हुआ। हम मजबूर हुए अलग होने के लिए। हम अलग होना चाहते नहीं थे, यद्यपि उस समय हमको मजबूरी ये तकलीफ देती थी। मुझे याद है कि जिस समय वो प्रस्ताव पारित हुआ था दोहरी मेंबरशिप का, और जिसके आधार पर पुराने जनसंघ के सब लोगों को एक प्रकार से निष्कासित किया गया था, हम बहुत व्यथित थे, हम बहुत दुखी थे। लेकिन आज जब मुड़ करके देखता हूं तो कभी कभी कहता हूं कि दैट प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उन्होंने हमको मजबूर किया था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने के लिए, जो हमने वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाई। पहला अधिवेशन इसी नगरी में हुआ था, मुंबई में। तब मुंबई नहीं कहते थे, बॉम्बे कहते थे। और उस बॉम्बे के अधिवेशन में ही इस विचारधारा ने, इस नेतृत्व ने और इन कार्यकर्ताओं ने, जिनकी संख्या शायद बहुत कम थी, सूक्ष्म रूप था, तो भी बहुत गहरी छाप छोड़ी। उल्लेख किया था गोयल जी ने कि उस अधिवेशन में हमने विशेष वक्ता के रूप में, अतिथि वक्ता के रूप में देश के एक श्रेष्ठ नागरिक मोहम्मद करीम छागला, उनको आमंत्रित किया। और वे आए थे यहां पर, हमारे अधिवेशन में आकर के बोले थे कि यह कहना कि भाजपा सांप्रदायिक है पूर्णतः बेहुदा और निराधार है। मैं आपके अनुशासन, आपकी ईमानदारी और आपके समर्पण का प्रशंसक हूं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने भविष्य को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रकट करें। पूरे देश में जाइए और लोगों को बताइए कि आप कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं, बल्कि जैसा कि वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। और अकेली ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है। आज 15 साल बाद हमारा अधिवेशन मुंबई में हो रहा है। राष्ट्रीय परिषद का एक अधिवेशन बीच में भी हुआ है, लेकिन जिसको प्लेनरी सेशन कहते हैं, महाअधिवेशन कहते हैं, वह 15 साल बाद हो रहा है। कैसी यात्रा है ये, बॉम्बे से मुंबई तक, बॉम्बे से मुंबई तक की यह 15 साल की यात्रा बड़ी कष्ट साध्य रही है।
बहुत परिश्रम करना पड़ा है, लेकिन बड़ी रोमांचक भी रही है। सतत प्रगति करते गए हैं, आगे बढ़ते गए हैं, और आज हम कह सकते हैं कि कम से कम श्री छागला जी का जो अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को तो हमने साकार रूप दे दिया। हम तो उससे कहीं आगे बढ़ गए। आज कोई ये नहीं कहता कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए खोजो विकल्प कौन सा है। बड़ी विचित्र बात है कि आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प बनाना है तो सब बाकी विरोधी गैर जितने सारे भाजपा दल हैं वो कांग्रेस से मिल जाएं। कितना चमत्कारी परिवर्तन हो गया है, और उस चमत्कारी परिवर्तन का रूप इस कुंभ के रूप में मेरे सामने दिखाई दे रहा है। यह जो राजनीतिक कुंभ का मेला यहां पर चल रहा है, बहुत चर्चा हुई है इस कुंभ की। पिछले 5-7 दिनों में तो अखबारें पढ़ता हूं तो पूरी देर इसी की चर्चा होती है। लेकिन मुझे याद आता है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रयाग के हैं, जहां कुंभ का वास्तविक मेला होता है। सांस्कृतिक मेला, धार्मिक मेला कुंभ का उस प्रयाग नगरी में होता है। और वर्षों पहले, 4-5 वर्ष हुए होंगे, मैंने एक अपने मित्र, लेकिन जो ब्रिटेन के पत्रकार हैं, जिन्होंने भारत को अपना निवास स्थान बना लिया है, किसी समय वो बीबीसी के प्रतिनिधि थे, लेकिन अभी भी वो भारत को बहुत पसंद करते हैं, भारत से बहुत प्रेम करते हैं, और उन्होंने भारत में बसना रिटायरमेंट के बाद स्वीकार कर लिया। उनकी मैंने पुस्तक पढ़ी, और उस पुस्तक में नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया उस पुस्तक का नाम है। लेकिन उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लेख लगा वह कुंभ के मेले के बारे में था। इतना अच्छा वर्णन किया था उस कुंभ के मेले का, उसकी कठिनाइयों का भी वर्णन किया था। वहां आने वाले लक्ष यात्रियों को किस प्रकार की कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं, लेकिन अपनी भक्ति भाव के कारण उन सबको सहन करते हैं। उसका लंबा चौड़ा वर्णन करने के बाद, लेकिन मुझे वो स्मरण हुआ कि वो कुंभ के मेले के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। आज प्रातःकाल मैंने मंगा करके वो पुस्तक मैंने स्मरण करना चाहा कि क्या लिखा था, और मैं देखता हूं कि उन्होंने उसका पूरा वर्णन करने के बाद वहां आने वाले, कुंभ में भाग लेने वाले यात्रियों की श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, आस्तिकता का भाव, उन सब का वर्णन करने के बाद, और फिर जितने जितने लोगों ने लिखा कि इसके कारण बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत अव्यवस्था हो जाएगी, ये इस प्रकार के कार्यक्रम होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या नगर पालिका को किसी बात की चिंता है, उनको इन बातों को रोकना चाहिए। उसके बाद उसने टिप्पणी की कि सब कुछ बीत जाने के बाद मैं कह सकता हूं, ये मार्क टली ने लिखा है अपनी पुस्तक में, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड could provide a spectacle like the कुंभ मेला। दुनिया का कोई देश बिना प्रचार के, बिना किसी प्रकार से लोगों को इकट्ठा किए हुए सहज स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का मेला नहीं कर सकता, जहां पर लाखों लोग इकट्ठे हों, सब प्रकार की तकलीफें सहन करने के बाद भी। और फिर लिखता है, इट वॉज अ ट्रायम्फ फॉर द मच मलाइंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स but it was a greater triumph for the people of India। कहा प्रशासकों की तो प्रशंसा करनी चाहिए कि उनके लिए यह एक यश की बात थी। जिस प्रकार से हमने यशोभूमि इसको रखा है, उनके लिए यह सफलता की बात थी। लेकिन उससे ज्यादा यह हिंदुस्तान की जनता, उसकी भक्ति भाव का परिचायक, उसके लिए भारी विजय है। इतना ही नहीं लिखा, ये तो उन्होंने, एक विदेशी ने टिप्पणी की उस कुंभ मेले पर, आगे उसने लेकिन कहा कि हिंदुस्तान में जितने पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत लोग हैं, जिसको वेस्टर्नाइज्ड एलीट कहा जाता है, वे क्या लिखते हैं, और उसके कई उदाहरण उन्होंने लिखे। उन्होंने कहा, वो कहते हैं, ऑब्सक्यूरेंटिज्म रूल्ड द रूस्ट इन कुंभ।
दूसरा लिखता है रिलीजियस डॉगमा ओवरवेल्म्ड रीजन एट द कुंभ। तीसरा लिखता है अ मियर स्पेक्टिकल विथ लिटिल सब्सटेंस। आज प्रातः काल की अखबार पढ़ करके मुझे लगा कि मैं जरा स्मरण कहूं कि उस प्रयाग में होने वाले कुंभ के बारे में पश्चिमी संस्कारों से ओतप्रोत हमारा तथाकथित बुद्धिजीवी क्या कहता है। मुझे आश्चर्य नहीं कि इस राजनीतिक कुंभ के बारे में भी इसी प्रकार की टिप्पणियां लगातार विगत दिनों में होती रही हैं। ये वो भूल जाते हैं कि इतने सारे लोगों को 3 दिन तक यहां रहने में कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है। बहुत सुविधाओं के अभ्यस्त अपने अपने स्थान पर, लेकिन यहां आते हैं तो वो भक्ति भाव से आते हैं। वह ईश्वर की भक्ति का सवाल नहीं, यह राष्ट्र भक्ति का सवाल है, यह भारत माता की भक्ति का सवाल है। उससे प्रेरित होकर के ये लाखों लोग यहां पर आते हैं, अपना खर्चा करके आते हैं, कोई दूसरा उनका खर्चा नहीं करता। शुल्क देकर के, पैसा देकर के और भोजन लेते हैं। और पार्टियों की भांति मुफ्त में लंगर चल रहे हैं, आप खाते जाओ, कितना जितना खाना है खाते जाओ। कहीं कहीं तो पीने का भी लोग प्रबंध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा अलग है और उस परंपरा के अनुरूप यहां पर जो लोग हम इकट्ठे हुए हैं वे भी समझ करके चले कि प्रबंध सारा डॉक्टर श्री मनोहर जी जोशी हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं। श्री गोपीनाथ जी मुंडे हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं। गोपीनाथ जी मुंडे स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो परिश्रम भी कर रहे हैं। ये सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, व्यवस्था सारे बंबई के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसीलिए कहीं कहीं पर कमी हो जाएगी। कमी हो जाने के बाद भी भक्ति भाव से आया हुआ हमारा कार्यकर्ता शिकायत नहीं करेगा, मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला, मुझे सोने में असुविधा हुई। 3 दिन तक कष्ट सहन करके भी इसको एक राजनीतिक समागम मान करके, राजनीतिक कुंभ मान करके, मातृभक्ति के प्रति हमारी जो आस्था है उसको मन में धारण करके हम यहां से सही संदेश लेकर के जाएं देश में, यह मुझे विश्वास है। बहनों और भाइयों, मैं वर्णन कर रहा था इन 15 सालों का, 80 से लेकर के 95 तक, बॉम्बे से लेकर के मुंबई तक की यात्रा तक। और इसने केवल हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण राष्ट्रीय राजनीति में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। वर्षों तक हिंदुस्तान की राजनीति, उसमें विचारधारा का कोई महत्व नहीं था। कांग्रेस बदनाम हो जाती थी तो कहीं मार्क्सवादी पार्टी जीत जाती थी, कहीं जनसंघ जीत जाता था, कहीं पर और कोई पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जीत जाती थी। वर्षों तक हिंदुस्तान में कोई ये भेदभाव नहीं करता था। ये मार्क्सवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की या जनसंघ की विचारधारा अलग है, हम इन दोनों को कैसे वोट देते हैं। कश्मीर के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी हमसे सहमत नहीं है। मार्क्सवादी इस देश को एक राष्ट्र नहीं मानते, इसको एक बहुराष्ट्रीय राज्य मानते हैं, मल्टीनेशनल स्टेट मानते हैं। मैंने परसों कहा पुणे में कि मुझे लगता है कि नरसिंह राव जी जिन्ना से भी एक कदम आगे हैं। जिन्ना ने तो हिंदुस्तान को कहा कि इसमें 2 राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। लेकिन हमारी आज की कांग्रेस और उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने जो अभी अभी ऐलान किए हैं, उससे लगता है कि वे 3 राष्ट्रों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, एक पाकिस्तान, एक भारत और एक कश्मीर। कश्मीरी अलग राष्ट्र है, पाकिस्तानी अलग राष्ट्र है, भारतीय अलग राष्ट्र है। और इसलिए मनोहर जोशी जी ने सही कहा कि हम प्रधानमंत्री की बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, हम देश में 2 राष्ट्रपति देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के कारण अब स्थिति में परिवर्तन आया है। अब लोग विचारधारा देख रहे हैं। विगत इन खास करके 1980 के दशक के अंतिम भाग में और 1990 वाले दशक में जो भारतीय जनता पार्टी की असाधारण प्रगति हुई है, उसका अगर कोई एक कारण है तो हमारी विचारधारा। जिसको कोई राष्ट्रवाद की संज्ञा दे, कोई हिंदुत्व की संज्ञा दे,
कोई भारतीयता की संज्ञा दे, कोई इंडियननेस कहे, मुझे किसी शब्द पर आपत्ति नहीं, लेकिन वह बात एक है और वह है राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेशनलिज्म। यह हमारी राष्ट्रवाद है, यह हमारी विचारधारा है। इसके आधार पर, और वही प्रकट होती है जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वही प्रकट होती है जब हम अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। वही राष्ट्रवाद प्रकट होता है जब हम बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों की चर्चा करते हैं। ये तो कांग्रेस सरकार कर सकती है कि घर में तो सब लोगों को कहें छोटा परिवार रखो, प्रचार करते हैं रेडियो से, टेलीविजन से, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। लेकिन कैसी नीति है, हम दो हमारे दो, बांग्लादेश से आने दो। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद वह इस बात को स्वीकार नहीं करता। हम कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आर्थिक बहबूदी के लिए आवश्यक है कि बांग्लादेश से आने वाले इन घुसपैठियों को रोका जाए। बांग्लादेश के बारे में हमारा दृष्टिकोण, देश में एक कानून होना चाहिए, इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण। मैं सचमुच बधाई देता हूं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जिन्होंने इस मामले में पहल की है। बाकी हमारे प्रदेश भी इस दिशा में लगातार विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों में उनकी एक काउंसिल बनी हुई है, उस काउंसिल में निर्णय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। जिस प्रकार के कानून बनाने की शुरुआत महाराष्ट्र ने की है कि एक विवाह होगा, बहुपत्नी विवाह नहीं होगा, किसी भी संप्रदाय का आप मानने वाले हों। अडॉप्शन के कानून एक से होंगे। अभी तक ये दो विधेयक महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रस्तुत हुए हैं, एक मोनोगमी के बारे में और एक अडॉप्शन के बारे में, यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आदेश हमको संविधान ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार दिया है। अभी सरला मुद्गल का जो मामला आया वो तो तीसरा केस था, उससे पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है सरकार को। इस सरला मुद्गल के मामले में तो सरकार की भर्त्सना की, तीखी आलोचना की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि यह क्या मतलब है, आप अवहेलना क्यों कर रहे हैं अनुच्छेद 44 की, आर्टिकल 44 की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, आप इसका पालन करिए। ये ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको आदेश नहीं कहते, ये तो एक प्रकार से हमारी इच्छा है, उसका अभिव्यक्ति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इच्छा का भी बहुत महत्व होता है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन तुरंत पहला काम किया कि तुरंत वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री ने कि आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करने का, सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को मानने का कांग्रेस सरकार का कोई इरादा नहीं। बरेली गए इसकी घोषणा करने के लिए, बरेली के एक मुस्लिम सम्मेलन में जाकर के इन्होंने घोषणा की। लगातार उनके पास डेप्यूटेशन पर डेप्यूटेशन मिलने जा रहे हैं मुसलमानों के, जिनको वो आश्वस्त कर रहे हैं, मत करिए, हम नहीं करेंगे, फिक्र मत करिए। और चुनाव में पूरी देर कहेंगे आ गई भाजपा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जरा विवेचन करें इस बात का। दुनिया के सारे इस्लामिक राज्यों में भी देखें तो वहां पर भी जिसको वो शरीयत का लॉ कहते हैं वो नहीं है, सबने परिवर्तन किए हैं, सबने संशोधन किए हैं। और जो इस्लामिक राज्य नहीं है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, बहुत सारे मुसलमान नागरिक वहां पर रहते हैं, वहां के सिटीजन्स हैं। कहीं पर 2 कानून हैं, कहीं पर 3 कानून हैं। ये अकेला हिंदुस्तान है कि जहां पर 4 कानून, सभी के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि अंग्रेज के समय में यह चलता होगा, हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद यह चलना नहीं चाहिए। और जल्दी से जल्दी हर एक सरकार को, केंद्रीय सरकार को, प्रदेशों की सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। 48 साल हो गए, उन्होंने नहीं किया और करने का इरादा नहीं। आने वाले चुनाव में हम इसी विषय को लेकर के बहस करेंगे, उनसे कहेंगे। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के जो जागरूक मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के जो समझदार मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का आभास हो रहा है कि 48 साल की आजादी के बाद भी
ये जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को कम्युनल कह करके, एंटी सेक्युलर कह करके आलोचना करती रहती है, सचमुच में तो इन्होंने हमारा शोषण किया है, हमारा दुरुपयोग किया है। मैं सब मुस्लिम भाइयों को कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे विरोधियों के चश्मों से मत देखिए, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वाजपेयी जी यहां पर बैठे हैं। मुझे स्मरण है कि हम लोग जब मुरारजी भाई की सरकार में सम्मिलित हुए थे और श्रीमान वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया और कहा कि आप विदेश विभाग संभालिए, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। तो कई सारे हमारे पार्टी के ही सदस्य जाकर के प्रधानमंत्री को समझाने लगे, मुरारजी भाई कैसे आप कर रहे हैं? ठीक है, वाजपेयी जी बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे मंत्री रहेंगे, सरकार में बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आखिर तो बैकग्राउंड तो आरएसएस का है, भारतीय जनसंघ का है। और इस बैकग्राउंड का होने के कारण पाकिस्तान से कैसे संबंध होंगे? बिगड़ जाएंगे, लड़ाई भी हो जाएगी, कौन जाने। लड़ाई की आशंका प्रकट करने वाले हमारे साथी सहयोगी, उनको मैं इतना ही कहूं कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे अच्छे संबंध कभी रहे तो 1977 से लेकर के 80 तक रहे, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हमारे विदेश मंत्री थे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी मामलों के सब विद्यार्थी कहते हैं। इतना ही नहीं तो मुझे स्मरण है कि जब 1991 में श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और उनकी अंतिम यात्रा के लिए, उनकी अंत्येष्टि के लिए दुनिया भर के जो लोग आए थे, उनमें उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए थे। तो नवाज शरीफ ने वाजपेयी जी को और मुझे आमंत्रित किया था अपने से मिलने के लिए। हम लोग अशोक होटल में गए तो उस अशोक होटल में पहला वाक्य जो उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, मैं पहले आपसे कभी मिला नहीं हूं, आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके समय में भारत और पाकिस्तान के संबंध जितने अच्छे थे, न पहले रहे न उसके बाद रहे। मैं तो कामना करता हूं फिर से आप लोग सरकार में आ जाए। मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस मुसलमानों के सवाल को लेकर के, सांप्रदायिकता के सवाल को लेकर के सारी बहस चलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की बाकी सारी बातें एक तरफ, गाली गलौज दूसरी तरफ चलता रहता है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में इतने करोड़ों मुसलमान हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा के अंश रह करके वे अगर आगे बढ़े तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अल्पसंख्यक बनकर के नहीं। अरे इतने बड़े करोड़ों की संख्या को अल्पसंख्यक होता है? आज कोई पारसी कहे तो हम अल्पसंख्यक है, समझ में आता है। हजारों लोग हैं, करोड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक अपने को कहला करके उसके आधार पर अधिकार प्राप्त करना भला नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, न देश के हित में होगा, न मुसलमान समाज के हित में होगा। मैं गया था पिछले दिनों में कालीकट, बहुत बड़ी सभा में काफी संख्या में मुझे दिखाई दे रहे थे, मुस्लिम बंधु भी आए हैं। पहले एक शिष्टमंडल आकर के मिला था, कहने लगा कि हमारे लिए क्या सलाह है। मैंने कहा मैं सलाह देने वाला कौन होता हूं, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो मेरे 3 सुझाव हैं मुस्लिम समाज के लिए। पहला सुझाव है आप शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेशन। दूसरा सुझाव है कि आप हिंदुओं पर विश्वास करिए। इस देश, यह देश सेक्युलर राज्य है क्योंकि यह हिंदू बहुल देश है। हिंदू बहुल देश न होता तो यह देश सेक्युलर देश न होता। 1947 में इस देश को आजादी मिली, 1947 में ही इस देश का विभाजन हुआ और विभाजन का आधार मजहब था। विभाजन का आधार यह था कि हिंदुओं का बहुमत कहां है, मुसलमानों का बहुमत कहां है। जहां मुसलमानों का बहुमत था वह बन गया पाकिस्तान, जहां हिंदुओं का बहुमत था वह बन गया भारतवर्ष, हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया, मजहबी राज्य घोषित किया। और मजहबी राज्य का मतलब है कि वहां पर मुसलमान अव्वल दर्जे का नागरिक, बाकी जो गैर मुसलमान है वो दूसरे दर्जे के नागरिक। हिंदुस्तान ने वैसा नहीं किया। संविधान सभा में बहुमत हिंदुओं का था, चाहते तो जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान बना था वही कर सकते थे, लेकिन नहीं किया।
उन्होंने हिंदुस्तान को, जिसको सेक्युलर राज कहते हैं ये लोग, वह सेक्युलर राज बनाया। और सेक्युलरिज्म जो कल्पना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों के बीच में थी, कोई पढ़ करके देखे संविधान सभा के सारे बहस पढ़ के सुनाए देखे तो समझ में आएगा कि उनके मन में कल्पना इतनी थी कि सेक्युलर राज का मतलब है कि मजहबी राज की कल्पना हमको स्वीकार नहीं। दूसरा मतलब है कि सब नागरिक, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी मत के मानने वाले हो, वे सब बराबर हैं। कोई अव्वल दर्जे का नहीं, कोई दूसरे दर्जे का नहीं, नो क्लासिफिकेशन। और तीसरी बात, हर एक को पूरी स्वतंत्रता होगी कि जिस रास्ते से प्रभु को पाना चाहे प्रभु को पाए, जिस रास्ते से बंदगी करना चाहे, पूजा करना चाहे, अर्चना करना चाहे, प्रेयर करना चाहे, जिस रूप में करना चाहे करे। यहां तक कि अगर नहीं करना चाहे, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो उस नास्तिक के लिए भी इस हिंदू बहुल देश में, इस सेक्युलर देश में पूरी गुंजाइश। और उन्होंने कहा कि एक ही सूरत में संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके, और वो तरीका यह है कि जनता दल के लोग, मार्क्सवादी पार्टी के लोग, जितने सारे गैर भाजपा दल हैं, वे सब के सब कांग्रेस से मिल जाएं, नरसिम्हा राव जी का नेतृत्व स्वीकार कर ले और उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़े। मुझे जनता दल के बहुत सारे लोग थे, मिले मुझे, वो कहने लगे कि हमारा उनसे बहुत ज्यादा मतभेद नहीं, इतना ही मतभेद है कि चुनाव से पहले कांग्रेस से मिल जाना हमको बहुत घाटा होगा, चुनाव के बाद कांग्रेस से मिल जाना यह तो संभव है और उसके बारे में हम तैयार हैं। तो हमारा मतभेद कोई बहुत ज्यादा नहीं है रामकृष्ण हेगड़े से, इतना ही मतभेद है कि चुनाव से पहले किया जाए, बाद में किया जाए। मैं मानता हूं कि पहले की राजनीति अगर दो कैंपों में बटी हुई थी, एक तरफ कांग्रेस कैंप, दूसरी तरफ गैर कांग्रेसी कैंप, आज की राजनीति का ध्रुवीकरण दो कैंपों में हुआ है, एक तरफ भाजपा कैंप और दूसरी तरफ गैर भाजपा कैंप। उसमें कांग्रेस भी है, जनता दल भी है, मार्क्सवादी पार्टी भी है, सभी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचानना चाहिए और उसके आधार पर आने वाले चुनाव में भी अपनी जो राष्ट्रवाद की कल्पना है, जिसमें हमारी कल्पना यह है कि यह राष्ट्र अनंत काल से लेकर के एक राष्ट्र के रूप में रहा है। अंग्रेज ने यहां पर प्रचार किया कि यह राष्ट्र नहीं है, इट इज अ नेशन इन द मेकिंग। मैं गांधी जी के बहुत सारे पढ़ता रहता हूं, उसमें मुझे देखा मैंने एक हिंद स्वराज में उन्होंने एक बार लिखा कि अंग्रेजों ने हमें यह सिखाया है कि पहले हम एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में अभी हमें शताब्दियां लगेंगी। यह बात निराधार है। उनके भारत आने से पहले से ही हम एक राष्ट्र थे, एक ही विचार हमें प्रेरित करते थे, हमारे जीवन शैली एक समान थी। चूंकि हम एक राष्ट्र थे, इसीलिए वे एक साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। गांधी जी का तो मैंने उदाहरण अभी दिया है, क्योंकि शायद ये तथाकथित सेक्युलरवादी उससे अधिक प्रभावित होते हैं। अन्यथा आदिकाल से लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर के आज तक की सारी परंपरा इस बात को प्रमाणित करती है कि यह राष्ट्र अनंत युगों युगों से एक राष्ट्र के रूप में कार्य करता रहा और इस राष्ट्र की एकता का आधार है हमारी संस्कृति। इसी को हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। हमने बहस छेड़ दी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहिए कि यह छद्म सेक्युलरवाद चाहिए, कल्चरल नेशनलिज्म चाहिए या ये स्यूडो सेक्युलरिज्म चाहिए। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता सतत बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां एक और विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, वहां दूसरी ओर हमारे जो नेतृत्व रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय तक जितने सारे हमारे मनीषी रहे, उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता को स्थापित करना यह एक परम उद्देश्य होना चाहिए भारतीय जनसंघ का और आज भारतीय जनता पार्टी का। मुझे याद है कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला था तो जयप्रकाश जी विचारधारा से सहमत नहीं थे। हम जब हिंदुत्व की बात करते थे तो उनको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता था, लेकिन वे हमारे निकट क्यों आए? मैं एक बार कलकत्ते गया था,
और कलकत्ते में मैंने देखा कि कलकत्ते के दीवारों पर लिखा हुआ मार्क्सवादियों की ओर से, जेपी जनसंघ एक आशय। जयप्रकाश और जनसंघ ये एक हैं। कौन सी एकता थी जिसने जयप्रकाश जी को हमारे साथ जोड़ा? शायद विचारधारा की एकता नहीं थी, लेकिन विचारधारा की एकता न होते हुए भी आदर्शवाद की एकता थी, नैतिकता की एकता थी कि वे भी मानते थे, गांधी जी भी मानते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी मानते थे। इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि राष्ट्र जीवन का आधार होना चाहिए नैतिकता और आदर्शवाद, एथिक्स एंड आइडियलिज्म। आइडियोलॉजी हमको चाहे न जोड़ती हो, आइडियलिज्म हमको जोड़ता है। और इस कांग्रेस पार्टी से लोगों की निराशा केवल बात और उनकी गलत नीतियों के कारण नहीं है, उनके गलत आचरण के कारण है। उनका गलत आचरण ऐसा भयंकर है, खास करके पिछले 5 सालों का, कि उसकी चरम सीमा हो गई। इससे पहले भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हुए। राजीव गांधी को बोफोर्स के कारण सरकार से हटा दिया गया, इस जनता ने हटा दिया। लेकिन वो बोफोर्स का किस्सा कितने करोड़ का किस्सा था? कुल मिलाकर के 65 करोड़ का किस्सा था, 65 करोड़। और अभी अभी जो ये बैंकिंग स्कैम हुआ था, बैंकिंग स्कैंडल हुआ था, बैंकिंग घोटाला हुआ था, उसमें शायद 65 करोड़ की बजाय उससे 100 गुना अधिक, 6500 करोड़, 6500 करोड़। किसी कोई तो मुझे, हमारे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग हैं, वो तो कहते हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया। 10,000 करोड़ से ज्यादा, 100 गुना अधिक घोटाला। एक समय था जब अपराधीकरण की कोई बात करता था तो लोगों को शर्म आती थी। हमको आज भी कभी कभी अखबार में जब पढ़ने को मिलता है कि फलाने स्थान पर इतने सारे विधायक इनके हैं, वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमने उनको बुला करके पूछा, हमको एक बता दीजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दिल्ली का मुझे स्मरण है अच्छी तरह से, हमको एक केस बताया गया, हमने तुरंत बुला करके उससे एक्सप्लेनेशन कॉल की कि यह बात सही है, अखबार में छपी है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और हमको तब पता लगा कि जिस उम्मीदवार के बारे में यह कहा गया था, वह जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, तब कोई उन्होंने प्रदर्शन किया था, और प्रदर्शन के बाद क्योंकि लाठीचार्ज वगैरह चला था, इसीलिए उनके ऊपर कई प्रकार के क्रिमिनल आरोप लगा दिए थे, जो हमेशा होता है, रूटीन, एक प्रकार का पुलिस का रूटीन है, और उसके आधार पर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपराधीकरण, भ्रष्टाचार को अपने यहां कोई स्थान नहीं देती और न देगी, और हमारी सरकारों में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार के साथ कठोर नियमन उसका किया जाएगा। यह सरकार नहीं कर पाई, यह सरकार तो उसको आशीर्वाद देती है। मैं तो सचमुच दंग हो गया जब पिछला बजट का भाषण सुनते हुए वित्त मंत्री को मैंने सुना यह कहते हुए, वित्त मंत्री की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन वित्त मंत्री के बारे में हमारे मन में कुछ आदर इस कारण रहा है कि सारे भ्रष्ट लोगों के बीच में एक व्यक्ति दिखता है जिसके कम से कम वित्तीय ईमानदारी पर लोगों को विश्वास होता है कि बेईमानी नहीं करता। लेकिन उस दिन मैं उनका बजट का भाषण सुनकर के दंग रह गया जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों के गिनाते हुए कहा कि इस सरकार ने जब अपनी यात्रा आरंभ की थी तो यह सरकार माइनॉरिटी सरकार थी, लेकिन अब हम मेजॉरिटी सरकार बन गए। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री अगर कहते तो क्षम्य था, वित्त मंत्री की ओर से यह कहना, जबकि पता है कि इस माइनॉरिटी को मेजॉरिटी को में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या कुछ किया गया, धन किस प्रकार से बांटा गया, पार्टियों को तोड़ा गया। या बैठे हैं हमारे एक और पार्टी के भी सदस्य बैठे हैं, सबको पता है कि क्या हुआ। और उस दिन तो उसका सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। लोकसभा का वह दिन मैं भूल नहीं सकूंगा जब श्रीमान वाजपेयी जी का अविश्वास प्रस्ताव था और भी कई सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव था, और उसमें वो जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा पहुंचा था, धन पहुंचा था, उस धन का उपयोग उन्होंने कुछ रंगरेलियां मनाने में भी किया था। और वो रंगरेलियां मना करके जिस प्रकार का आचरण व्यवहार सदन में कर रहे थे, जिसको देख देख करके लोगों के मन में क्षोभ पैदा होता था, शर्म आती थी, लज्जा आती थी कि कहां पहुंचा दिया है सरकार ने। अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में परिवर्तित करने के लिए धन का इस प्रकार का विभत्स प्रयोग जैसा इस सरकार ने किया है, हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह तो शर्म की बात है।
उसी प्रकार से भ्रष्टाचार, हर मामले में भ्रष्टाचार, उसी प्रकार से अपराधीकरण, और अपराधी तत्वों को पूरा प्रोत्साहन मिलता है। जिनके नाम से कहा जाता है कि इन्होंने ये अपराध किए, प्रधानमंत्री के घर पर बिना रोक टोक के जा सकते हैं, कोई उन पर आपत्ति नहीं। समझ में नहीं आता किसी के ये क्यों होता है, कैसे होता है। केवल इसलिए होता है क्योंकि राजनीति, उसका स्वरूप बदल गया है, राजनीति एक व्यापार बन गई है। वोरा कमेटी किसी ने, संसद ने नहीं बनाई, वोरा कमेटी तो होम मिनिस्ट्री ने बनाई, और उस वोरा कमेटी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में स्मगलर्स का, रैकेटियर्स का, माफिया के लोगों का ऐसा अधिकार छाया हुआ है कि कभी कभी लगता है कि वे एक समानांतर सरकार चला रहे, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे। होम मिनिस्ट्री का अपना अधिकारी वो ये रिपोर्ट देता है, किस आधार पर दी आज तक हमको पता नहीं। संसद में हमने मांग की कि ये कंक्लूजन जो इन्होंने ड्रॉ किए हैं बड़े चिंता पैदा करने वाले हैं, लेकिन किस आधार पर किए हैं हम जानना चाहेंगे, फैक्ट्स जानना चाहेंगे, तथ्य जानना चाहेंगे। संसद को तथ्य नहीं दिए गए, नतीजा ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने वो तथ्य मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि सरकार हमको वे सारे तथ्य दे जिनके आधार पर ये वोरा कमेटी, सरकार वोरा कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट बनी है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भ्रष्टाचार अगर मिटाना है, धन शक्ति के प्रभाव को राजनीति से हटाना है, तो हमको चुनाव सुधार की ईमानदारी से चिंता करनी पड़ेगी। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बल देती है, जोर से कहती है कि चुनाव सुधार अवश्य होना चाहिए। और उस मामले में दिनेश गोस्वामी की एक सिफारिश है जिसका मैं आज जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि श्री टीएन सेशन के अनुभव के बाद कोई भी सरकार आएगी तो उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हो सकती है कि कोई हमारी इच्छा से चलने वाला कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो जो स्वतंत्र रूप से अपना काम करता रहे, जैसे सेशन साहब करते रहे। यह इच्छा जाग सकती है, और इसीलिए दिनेश गोस्वामी समिति की उस सिफारिश की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स मनोनीत किए जाते हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का, इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का सर्वाधिक पूरा अधिकार सरकार को है, प्रधानमंत्री को है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता से सलाह करके, देश के चीफ जस्टिस से सलाह करके, और जिसको बाद में बदल करके उन्होंने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष और चेयरमैन राज्यसभा, उनसे सलाह करके फिर निर्णय करना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण पद के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन होना चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश भी इसी प्रकार से होनी चाहिए, इन सबकी राय से और इलेक्शन कमीशन की सलाह से, सबको मिलाकर के करना चाहिए। मैं समझता हूं कि दिनेश गोस्वामी की इस सिफारिश को बिना विलंब के अभी अभी आने वाले सेशन में कार्यान्वित करना बहुत जरूरी हो गया है। 1996 में इस इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल समाप्त होगा, उससे पहले पहले यह व्यवस्था हो जाए तो उचित होगा, देश के लिए अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, वोट बैंक की राजनीति, इन तीन बीमारियों के कारण देश की सुरक्षा संकट में आ गई है। देश के आम नागरिक का जीवन संकट में आ गया है। चाहे जहां पर चाहे जिस कोने में कभी बम विस्फोट हो जाते हैं, बेअंत सिंह जैसे लोगों की हत्या हो जाती है, सब प्रकार की सुविधाओं के बावजूद मैं कभी कभी मन में बहुत अपराधी अनुभव करता हूं, अपराध बोध से ग्रस्त होता हूं जब ये सारे ब्लैक कैट कमांडोज मेरे साथ चलते हैं। इस महाअधिवेशन की जो खबरें हैं उसमें एक महत्वपूर्ण खबर है कि कितनी यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी। नहीं रहने देंगे वाजपेयी जी को, डॉक्टर जोशी जी को, राजमाता जी को हम इस तंबू में नहीं रहने देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो कल कोई जैन कमीशन खड़ा हो जाएगा, फिर हमारी टांग खींचेगा। और इसीलिए आप रहिए इसमें,
सुविधा पूर्वक रहिए। हमारे कार्यकर्ता इतनी तकलीफ में रह रहे, हमको आप रहिए इस नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। ये जो स्थिति आज पैदा होती है, और उस स्थिति के बीच में कभी अनायास इधर से उधर से, कभी जम्मू से, कभी पंजाब से, कभी बंबई से जब खबर आती है कि प्रेम शर्मा की हत्या हो गई, रामदास नायक की हत्या हो गई, तो मन में केवल क्लेश नहीं होता है, केवल वेदना नहीं होती है, अपराध बोध का आभास होता है कि मैं क्यों इस प्रकार से ये ब्लैक कैट कमांडोज लेकर के घूम रहा हूं, ये स्थिति क्यों हुई है, इसका विश्लेषण करना है। और इसका विश्लेषण करते हुए हमको इस भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ एक जबरदस्त जिहाद छेड़ना है, क्रूसेड छेड़ना है। चल रहा है क्रूसेड, उस क्रूसेड को और आगे बढ़ाइए, ये नहीं चलेगा। आखिर तो ये 20वीं शताब्दी का अंत होने आया। 1947 से पहले हम सुनते थे कि बस ये अंग्रेज चला जाए यहां से, हिंदुस्तान में सब ठीक हो जाएगा, स्वर्ग उतर आएगा, गरीबी समाप्त हो जाएगी, हर एक को अपने सुख सुविधा की व्यवस्था हो जाएगी, पानी पीने का मिलेगा, छत मिलेगी। कुछ नहीं हुआ। आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी हम केवल पश्चिमी देशों की तुलना में नहीं, एशिया के कई देशों की तुलना में भी बहुत पीछे हैं। केवल जापान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल चाइना की बात नहीं कर रहा हूं। और जापान चाइना दोनों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि जापान में भले कैपिटलिज्म रहा हो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी ना रही हो, चाइना में कंट्रोल्ड इकोनॉमी रही, कैपिटलिज्म नहीं रहा, सोशलिज्म रहा, कम्युनिज्म रहा, लेकिन दोनों देशों ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, दोनों देशों ने गरीबी मिटाने का प्रयत्न किया, सोच विचार करके प्रयत्न किया। इन दोनों में सारी चर्चा जैसे केंद्रित हो गई है इसी बात पर कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए या फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लाइसेंस परमिट कोटा राज के हमेशा खिलाफ रही, और इसीलिए जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने घोषणा की कि हम लाइसेंस परमिट कोटा राज को खत्म करेंगे और डी कंट्रोल करेंगे, हिंदुस्तान को, अर्थव्यवस्था को डी ब्यूरोक्रेटाइज करेंगे, अफसरशाही के पंजे से मुक्त करेंगे, हमने स्वागत किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन हमको दिखाई देता है कि पेंडुलम एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रहा है। अगर रूस की नकल करके देश ने प्रगति नहीं की है, न कर सका है, तो यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका की नकल करके भी भारत प्रगति नहीं कर सकता, नहीं करेगा। इस देश की अपनी समस्याएं हैं, और इसीलिए इन समस्याओं का हल अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी परिस्थिति के अनुरूप हमको निकालना होगा। यह नहीं चलेगा कि सबको खुली छूट दो, विदेशी मल्टीनेशनल्स आकर के डीप सी फिशिंग करें, समुद्र तट के पार, पश्चिमी समुद्र तट पर, पूर्वी समुद्री तट पर, यह सोचे बिना कि हिंदुस्तान में लाखों मछुआरे हैं जो अपनी छोटी छोटी नाव लेकर के प्रतिदिन समुद्र में जाते हैं, थोड़ी सी मछलियां मार करके लाते हैं, उससे अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, उसको सोचे बिना, और मल्टीनेशनल्स को यह छूट दे दी केवल इसलिए कि वो मल्टीनेशनल के जो ट्रॉलर्स हैं या वेल इक्विप्ड शिप्स हैं, वो अपने जहाज से ही उन मछलियों को पकड़ करके, मछलियों को टिन करके, उनको विदेश भेज करके उसमें से हमको फॉरेन एक्सचेंज कमा करके देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की इस लालच में हम हिंदुस्तान के आम नागरिक को बर्बाद होने नहीं देंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी अर्थनीति की बात करता है, उस समय हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी स्मरण आते हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक नियोजन का केंद्र बिंदु यहाँ का आम नागरिक, खास करके यहाँ का गरीब नागरिक होना चाहिए। वह गरीब किसान, वह गरीब कामदार, उसको ध्यान में रख करके हम अपनी नीतियां बनाएं, तभी कहीं सही नीतियां बनेंगी। स्वदेशी अर्थव्यवस्था का यह मतलब नहीं है हम विदेशों के खिलाफ हैं। स्वदेशी अर्थव्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि कोई विदेश से आकर के यहां पर पूंजी लगाना चाहे तो हम कहेंगे नहीं, तुम विदेश से आए हो, बाहर जाओ। लेकिन वो पूंजी कहां लगाना चाहता है, किस काम में लगाना चाहता है? मुरली मनोहर जोशी जी ने सही कहा कई बार, कोई आकर के यहां पर कंप्यूटर चिप्स बनाता है, आओ स्वागत है तुम्हारा, हाईटेक का एरिया है। लेकिन कोई आकर के पोटैटो चिप्स बनाना चाहेगा तो हम कहेंगे नहीं, कंप्यूटर चिप्स आए
पोटैटो चिप्स हमको नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छे बना सकते हैं, आपसे ज्यादा अच्छे बना सकते हैं, बनाते आए हैं। हमारी महिलाएं कुटीर उद्योगों में बनाती रही हैं, और हमारी महिलाएं जिस प्रकार से पापड़ बनाती हैं, कोई बना के तो दिखाए विदेशी, नहीं कर सकता। कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हमको सोचना पड़ेगा। जो बात गांधी जी ने, दीनदयाल जी ने हमको बार बार कही कि हिंदुस्तान में सही आर्थिक नियोजन, सही आर्थिक रणनीति वही है कि जो रोजगार को बढ़ावा दे, रोजगार को आगे बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था हमको स्वीकार नहीं। देश की आंतरिक स्थिति का मैंने उल्लेख किया। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि कश्मीर की समस्या तो एक प्रकार से पंडित नेहरू ने हमको दे दी, नरसिम्हा राव जी उसको बिगाड़ रहे, लेकिन श्रीमती गांधी ने हमको पंजाब की समस्या दे दी। कोई कारण नहीं था पंजाब की समस्या पैदा होने का। पंजाब में उग्रवाद कभी नहीं बढ़ता अगर श्रीमती गांधी की सरकार के समय जानबूझ करके भिंद्रान वाले को प्रोत्साहन न दिया जाता अकाली दल को कमजोर करने के लिए। उसी प्रकार से एलटीटी की समस्या तमिलनाडु में राजीव गांधी ने हमको दी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम भ्रष्टाचार अपराधीकरण की बात करते हैं तो हमको उत्तर प्रदेश बिहार सूझता है, गुजरात महाराष्ट्र सूझता है, दिल्ली सूझती है, पंजाब सूझता है, जम्मू कश्मीर सूझता है। लेकिन लगता है कि नरसिम्हा राव जी इस मामले में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक हानिकारक कोई दुष्परिणाम छोड़ करके जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में छोड़ करके जाएंगे। उत्तर पूर्व की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, कोई हमारा कंट्रोल नहीं। एक वहां के राज्यपाल थे जिन्होंने लिख करके नई दिल्ली को भेजा कि यहां का मुख्यमंत्री उग्रवादियों से मिला हुआ है। हमारे यहां के मुख्यमंत्री का एक सहयोगी भी उग्रवादियों से मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, और उस गवर्नर ने, जो एक आर्मी का पुराना अफसर था, उसने त्याग पत्र दे दिया। प्रोटेस्ट में मैं त्याग पत्र देता हूं, छोड़ दिया। एक और प्रदेश है उत्तर पूर्व में, मैं तो सुनकर के दंग रह गया। और ये केंद्रीय इंटेलिजेंस के सोर्सेज ने बताया कि वहां पर जितने कर्मचारी हैं उस प्रदेश में, वे कर्मचारी जब अपनी तनख्वाह लेने जाते हैं तो उस तनख्वाह का 10% कट सोर्स पर होता है, 10% कट होता है, और वो 10% उग्रवादियों को दिया जाता है। उनको शांत रखने के लिए इतना पैसा उनको पहुंचाया जाता है नियमित रूप से। एक सरकार की ओर से अधिकृत रूप से पैसा सहायता दी जाती है उग्रवादियों की ओर से। एक तीसरे प्रदेश में खबर छपी थी अखबार में कि एक मुख्यमंत्री की कार में शस्त्रास्त्र स्मगल्ड वे लिए गए, लाए गए। यह स्थिति उत्तर पूर्व की पैदा हुई है, लेकिन केंद्रीय सरकार का कोई ध्यान उस ओर नहीं है, और इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चिंता प्रकट करता है। जम्मू कश्मीर की बहुत चर्चा हुई है, मैं उसका और आगे जिक्र नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि आज इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। मैं नहीं जानता हूं क्या फैसला करेंगे। 3 बजे उनकी बैठक है। आज प्रातःकाल प्रधानमंत्री आ गए हैं, हो सकता है वे उनसे सलाह मशवरा करना चाहे, नहीं तो निर्णय तो कल होना था। और कल अचानक उन्होंने घोषणा की कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक अस्वस्थ हो गए हैं, कृष्णमूर्ति, इसीलिए हम कम करेंगे, हम कल फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस उद्देश्य से कश्मीर में चुनाव करवाए जा रहे हैं, वह उद्देश्य यह है कि हम विश्व भर के लोगों को बता सके कि हम तो लोकतंत्र की प्रक्रिया को चलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर ढकोसला होगा, चुनाव ईमानदारी का नहीं होगा, चुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें सब लोग भाग लें, चुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें मतदाता निर्भीक होकर के मतदान केंद्र पर जाकर के अपनी इच्छा प्रकट कर सके, तो जिस उद्देश्य से हम चुनाव करवाना चाहते हैं वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, व्यर्थ है। इसकी बजाय तो चुनाव आज भी स्थगित कर दे इलेक्शन कमीशन, यह सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर चुनाव स्थगित नहीं होता है
तो यह समझ करके चलिए कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में उठाएगी, वही मुद्दे लोकसभा के चुनाव में भी उठाए जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक धारा 370 खत्म होकर के जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न अंग बन नहीं जाता, जिस प्रकार से बाकी सारे रजवाड़े, बाकी सारे प्रदेश बैठे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जब इस ज्यादा ऑटोनॉमी वाली बात का विरोध करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम राज्यों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो वर्षों से कहती आई है कि हिंदुस्तान की आज की व्यवस्था वह ठीक नहीं है, अति अधिक केंद्रीकरण है। मैं एक स्थान पर अभी कोई यहां का एक पैम्फलेट पढ़ रहा था जिसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि आज किन्हीं दो चीजों की आवश्यकता सबसे अधिक है, तो वो है स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के हम हमेशा पक्षपाती रहे और इसीलिए हम इस मत के हैं कि राज्यों के अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री को, मनोहर जी जोशी को, भैरव सिंह जी शेखावत को, सुरेश जी मेहता को, मदन लाल जी खुराना को बार बार जाकर के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना, गृह मंत्री से अनुरोध करना कि हमको यह सुविधा चाहिए, हमको यह सुविधा चाहिए, या यह कहना कि हमने यह बिल पास किया, वो कई वर्षों से राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, उस पर कोई हस्ताक्षर आज तक नहीं हुआ, यह सर्वथा अनावश्यक है। सरकारिया कमीशन ने इस बारे में कई सिफारिशें की है। सरकारिया कमीशन श्रीमती गांधी ने बनाई थी। सरकारी आयोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के सारे मामले को देखने के लिए बनाई गई थी और उसने जितनी सिफारिशें की थी वो बड़ी क्रांतिकारी नहीं थी, लेकिन जितनी सिफारिशें थी वे राज्यों के पक्ष में थी। और हम इस मत के हैं कि सरकारिया कमीशन की आयोग के रिकमेंडेशंस को जो राज्यों के पक्ष में है उनको तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए, इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सुविधा महाराष्ट्र को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, दिल्ली को, तमिलनाडु को, पश्चिम बंगाल को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, सबको मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी मिलनी चाहिए। केवल मात्र जम्मू कश्मीर के अधिकार बढ़ाना, और वो भी आज की स्थिति में जब वहां पर पिछले 5-6 सालों से लगातार उग्रवाद, आतंकवाद, हिंसा, हत्या चलती रही है, यह एक प्रकार से हिंसा और हत्या को प्रोत्साहन देना होगा। यह कहना होगा हिंदुस्तान भर के सब लोगों को, खास करके विघटनवादी तत्वों को यह संदेश भेजना होगा कि नई दिल्ली तो यही भाषा समझती है, अगर आप कोई बात चाहते हैं तो इसी प्रकार से करिए। भारतीय जनता पार्टी इस कारण जम्मू कश्मीर के बारे में इस प्रकार के किसी भी निर्णय का विरोध करेगी। ये प्रस्ताव, ये जो भाषण लिखे जाते हैं ना, वो कभी कभी कष्ट पैदा करते हैं। मैं सभी को कहूंगा कि मैं इसमें से कुछ अंश, उनमें से भी कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं, अन्यथा इस पूरे मेरे भाषण को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के विचार मान करके इट मे बी टेकन एज रेड। इतना कह करके मैं आना चाहता हूं उस स्थान पर जहां आज की परिस्थिति, उसमें राजनीति का क्या स्थान हो गया। राजनीति का रूप बदल गया है। 1947 से पहले राजनीति और देश की आजादी की लड़ाई एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राजनीति में वे लोग आते थे कि जो स्वातंत्र संग्राम में भाग लेना चाहते थे, अर्थात कि राजनीति में आना त्याग मांगता था, बलिदान मांगता था, कभी कभी जीवन मांगता था। कितने सारे लोग शहीद हो गए उस आजादी की लड़ाई में 1947 से पहले। इस कारण देश में बहुत बढ़िया लोग, उत्कृष्ट लोग, वे राजनीति की ओर प्रेरित हुए। गांधी जी जैसे लोग, वीर सावरकर जैसे लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, अरविंद घोष जैसे लोग, योगी अरविंद, और ऐसे लोग तो विश्व के किसी भी देश में होते तो वह देश उनके लिए गर्व कर सकता था। 47 के बाद धीरे 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 करके स्थिति बदलती गई। बदलते बदलते कहां पहुंच गई है सभी दुनिया के देशों में। उस समय 1947 से पहले मैंने कहा कि राजनीति एक प्रकार से लोगों के लिए मिशन थी, एक आदर्शवाद था।
दुनिया के देशों में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में लोग राजनीति में जो आता है वो कोई आदर्शवाद से प्रेरित होकर के नहीं जाते। अमेरिका में कोई राजनीति में जाता है तो वैसे ही जाता है जैसे कोई वकालत में जाता है, कोई मेडिसिन में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पत्रकार बनता है। लेकिन ये बात सही है कि पत्रकारिता हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वकालत हो, इन सब में भी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का महत्व है। व्यवसायिक प्रामाणिकता, व्यवसायिक ईमानदारी, इसका अपना महत्व है। और इसीलिए कहते हैं कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जिसका मतलब केवल नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन जिसका मतलब यह भी है कि वो इंटेग्रिटी वाला डॉक्टर है। उसी प्रकार से पत्रकारों के बारे में कहा जाता है। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में राजनेता में प्रोफेशनल इंटेग्रिटी भी नहीं रही। मिशन तो नहीं रहा, आवरण बना हुआ है मिशन का, लेकिन धीरे धीरे करके व्यापार बना दिया, कॉमर्स बना दिया, विशुद्ध कैसे अर्जित करें सबसे ज्यादा। इन दिनों में तो नई दिल्ली में देखो भयंकर मामला हो रहा है। उनको लगता है कि सरकार शायद फिर से बनेगी नहीं, अभी बाकी के दिन हैं, जितने दिन खाना है, कमाना है, खबाओ। एक उद्योगपति मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि मेरे कई प्रदेशों से संबंध आते हैं, आपके भी प्रदेश है, मेरे सब काम बिना किसी भी प्रकार के घूस दिए हुए हो जाते हैं। नई दिल्ली में आकर के मामला रुक जाता है। नई दिल्ली में जब तक मैं ल्यूब्रिकेंट न लगाऊं तब तक मामला आगे बढ़ता नहीं, फाइल आगे घिसकता नहीं। यह जो स्थिति है, यह भयंकर स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी से आम जनता की अपेक्षा केवल मात्र हिंदुत्व की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा यह है कि इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपरा पैदा करेगी। और 1947 से पहले जिस प्रकार से आदर्शवाद से प्रेरित होकर के राजनीति में लोग आए थे, वैसे लोग ये होंगे। पिछले दिनों में बहुत चर्चा हुई है गुजरात की, बहुत चर्चा हुई है। गुजरात के मेरे प्रतिनिधि यहां बैठे होंगे। ध्यान रखना चाहिए सभी को। संकट पैदा हुआ, हमने संकट का निवारण कर दिया, यह संतोष की बात है। लेकिन मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि जितने सारे आलोचक हैं हमारे, वो आलोचक भी गुजरात के प्रकरण का पूरा वर्णन करने के बाद कहते हैं कि इस बीजेपी ऑल्सो गोइंग द कांग्रेस वे। वो कहते हैं कि क्या बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चल रही है। जिसका मतलब क्या हुआ, ये जो सवाल है वह सवाल मेरे मन को थोड़ा बहुत कचोटता है, लेकिन संतोष भी देता है। जिसका मतलब है कि कांग्रेस तो गई बीती है, उससे तो कोई उम्मीद नहीं करता, आम जनता उम्मीद नहीं करती। लेकिन आपसे तो हम बहुत उम्मीद करते हैं। आपके बारे में तो धारणा यह है कि आप तो एक आदर्शवाद को लेकर के चले हैं। आपके यहां पर भी इस प्रकार के दोष क्यों दिखाई देते हैं? नहीं देखने चाहिए। पुणे में भाषण देते हुए मैंने कहा कि कभी कभी बातें हो जाती है, प्रकृति में भी होती है। कुछ ही दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था। उस सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य, इसके बीच में छोटा सा चंद्रमा आ जाता है, थोड़े समय के लिए आ जाता है। और उसके कारण थोड़े समय में ऐसा लगता है जैसे मानो सूर्य ढक गया, काला हो गया, प्रकाश गायब हो गया। लेकिन बहुत थोड़े समय चलता है और उसके बाद वो अपना छोटा सा वह चंद्रमा जब हट जाता है तो सूर्य फिर से प्रकाशमान होकर के और पृथ्वी को सूर्य देता रहता है। मैं मानता हूं कि यह गुजरात का प्रकरण एक प्रकार का ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था। मुक्त हो गए, उससे छुट्टी हो गई। फिर कहा जाता है अब तो पता नहीं कौन से फलाने इतने साल बाद फिर से कभी ऐसा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन हम इस बात को समझें कि हमसे अपेक्षा जनता की कितनी बड़ी है और वो अपेक्षा हम पूरा करेंगे। यह निश्चय लेकर के यहां से जाएं। नई दिल्ली में अपनी सरकार बनाना मात्र यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जब कहते हैं हम राम राज्य बनाना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, उसको वहां बिठाना चाहते। यह लक्ष्य नहीं है, यह साधन है। साध्य राम राज्य है जिसमें आदर्शवाद की स्थापना हो, जिसमें ईमानदारी की स्थापना हो,
जिसमें नैतिकता की स्थापना हो, जिसमें किसी को कष्ट न हो, हर एक को पूरी स्वतंत्रता हो, लोकतंत्र भी समृद्ध हो, इस प्रकार का आदर्श लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है। और हम समझते हैं कि एक कठिन कार्य भले होगा, लेकिन यह असंभव कार्य नहीं। मैं कोट कर रहा हूं श्री मनोहर जोशी को, कि जिन्होंने कहा कि एक कठिन भले ही होगा, लेकिन यह नामुमकिन नहीं, यह संभव है, करके दिखाएंगे। जिस पार्टी ने पिछले इन 15 सालों में इतना चमत्कारी परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन लाया है, राष्ट्रवाद को एक प्रखर रूप से देश की राजनीति में प्रस्थापित किया है, जिस राष्ट्रवाद को कोई गिनने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, आज आलोचना भी करें, प्रशंसा भी करें, तो भी बीजेपी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए भरे रहते हैं सारे अखबार आलोचकों के, प्रशंसकों के भारतीय जनता पार्टी से। और आने वाली 21वीं शताब्दी में पहुंचते पहुंचते मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी शक्तियां और सबल होकर के भारत का नेतृत्व करेंगी, और उसके केंद्र बिंदु के नाते भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाएगा। और इस प्रकार से 2001 में हम पहुंचेंगे कि आने वाली 21वीं शताब्दी, उसको एक न एक दिन हम भारत की शताब्दी बना करके दिखाएंगे। इट विल बी अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये कमल निशान तो जरूर लग जाएगा, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है। यह संकल्प लेकर के यहां से हम जाएं और 21वीं शताब्दी को हम भारत की शताब्दी बन करके ही दम लेंगे, यह संकल्प लेकर के जाएं। उसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि हम जो राजनीति में भाग ले रहे हैं, तो हमारी राजनीति कोई संसद, कोई विधानसभा, किसी मंत्रिमंडल का टिकट नहीं है। हमारी राजनीति एक तपस्या है, और उस तपस्या के भाव से, हिंदुत्व से प्रेरित तपस्या, उस भाव से लेकर के हम इस यशोभूमि से जाएंगे तो निश्चित रूप से यश भारत को मिलेगा। भारत माता की जय जयकार होगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।